do we select and how do we sow a seed? Okay, so you must hear the common phrase as you sow as shall you reap. जैसा आप उगाएंगे वैसा आपको मिलेगा. हाँ, ये कहा गया है फ्रेज में कि which means the result depends on the action taken. यानी जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है. तो ये फ्रेज का मतलब ये है. तो ये फ्रेज हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. तो literally to selecting and sowing of seed have to be done with extreme care and attention to get food, good crop yield on clean, healthy, disease-free seeds should be selected for sowing. यहाँ पे जो सीड्स के बारे में बताया गया है, तो सीड्स हमको सीड्स जो हम ग्रो कर रहे हैं तो हमको एकदम प्रॉपर मेंटेन्ड एंड जो मतलब जल्दी से ग्रो हो पाए और जो जिसमें डिसीज फ्री, जो अभी डिसीज फ्री सीड्स भी आती हैं जो आपको कीड़े नहीं लगते हैं वैसे सीड्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो वही सीड्स हमको यूज करना है. और यहाँ पे बताया है शोविंग मीन्स और जो हम सीड बोते हैं और उसके तरीकों के बारे में. तो sowing is the process of planting seeds in soil. Proper care must be taken while sowing seed. जब हम सीड्स को लगाते हैं, बोते हैं, तो उस प्रोसेस को सोइंग बोलते हैं, सोइंग ऑफ सीड. ओके, they must have sown at right depth. If you are shallow, they are exposed to birds or pests or get carried away by wind or water. हम जब सीड्स को बोते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो उनमें से बातें हैं कि एकदम सबको राइट प्लेस मिले जिसकी मदद से उनको अच्छे से एयर मिले, अच्छे से वाटर मिल सके और प्रॉपर स्पेस के साथ उनको रखना है ताकि जो बर्ड्स होते हैं वो उनको ना ले सके. मतलब जैसे खेत में भी दाना पड़ा है तो चिड़िया और कौवे आ जाते हैं चुगने के लिए, तो हम लोग तो वैसा हमको प्रॉपर स्पेस देके हमको करना है और अप्रोप्रिएट डिस्टेंस और बराबर दूरी पे रखना है ताकि उनको एकदम सेम अमाउंट में ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर एंड सनलाइट मिले प्रॉपर ग्रो होने के लिए. ओके, अभी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम सीड और प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट मेथड है ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड. ये सबसे मतलब सबसे जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तब से हमारे पास यही मेथड है, तब से हम यही मेथड यूज कर रहे हैं. मैनुअल मेथड का मीन्स होता है ट्रेडिशनल मेथड, और जो हम पहले से या इजीली यूज कर रहे हैं वो. इसमें क्या होता है, जो हम पहले सीड्स को एक बास्केट में रख के अपने हाथों से छिड़कते हैं. इससे हमारे पास क्या नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं. इससे क्या होता है, जो प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है सीड को, ना एप्रोप्रिएट डिस्टेंस नहीं मिलता है, करेक्ट डेप्थ नहीं मिलता है. तो हमारे पास ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं कुछ इसके. फिर नेक्स्ट हमारे पास यूजिंग ट्रेडिशनल टूल. जो ट्रेडिशनल टूल हैं उनकी मदद से जो पहले क्या सीड हैं, जो एशियन टाइम में एक फनल टाइप का कुछ फनल टाइप का है, कुछ इस टाइप का एक शेप होता था. उसमें उसकी मदद से जब प्लग के आगे उसको प्लग के ऊपर लगा देते थे और उसमें से क्या है, जब प्लग आगे चलता था तो एक एक सीड उसमें से गिरता था. तो उसी को यूजिंग ट्रेडिशनल टूल, मतलब ट्रेडिशनल टूल इसी को बोला गया है. ओके, अब आगे आता है यूजिंग सीड ड्रिल. अभी मॉडर्न जो मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न एग्रीकल्चरल आया है, तो उसमें हमारे पास जो कुछ मिला है नया, वो हमारे को मिला है यूजिंग सीड ड्रिल. सीड ड्रिल एक नया वर्ड आया है हम लोग के लिए. दिस इज द मॉडर्न फार्म टूल दैट सोज द सीड एट इक्वल डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ. जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है उस हिसाब से हमको नए नए टूल्स मिलते हैं. तो उसमें क्या है, हम जैसे सीड्स है बहुत सारे, जैसे मैनुअल मेथड्स में क्या है, बहुत सारे सीड वेस्ट हो जाते हैं. वेस्ट हो जाते हैं, हम उनको अच्छी प्रॉपर जगह पे नहीं रख पाते हैं, उनको प्रॉपर डेप्थ साइज नहीं मिलती है, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं. लेकिन सीड ड्रिल हमारे पास जब नए नए फार्म इक्विपमेंट्स आए हैं
तब से हम उनको प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर जगह मिलती है, तो तब वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और इस सबको ये जो देख रहे हैं यही है सीड ड्रिल। इसी को हम अभी जो मैंने बोला ट्रैक्टर इज मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट, तो हम सब इसको मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट बोल सकते हैं और इसको यूज करते हैं मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट में। इसमें भी फनल शेप होता है, इसमें से भी जो है सीड्स नीचे गिरता है और ये सबको प्रॉपर स्पेस मिलता है, प्रॉपर साइज मिलता है, प्रॉपर डिस्टेंस मिलता है, उस हिसाब से ये ग्रो कर सकते हैं। फिर द लास्ट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जो कॉलीफ्लावर होता है, तो एक टाइम पे, या फिर जो राइस होता है, राइस को ही देख लीजिए, एक जगह से कुछ कुछ समय के लिए हम उसको एक एक लैंड पे रखते हैं, फिर उसके बाद से हम उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, उसी को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। इसमें आपका एग्जाम मैंने बोला राइस, तो राइस आ गया, फिर टोमेटो, ब्रिंजल, बनाना आर नॉट डायरेक्टली शोन इन द फील्ड। इनको पहले एक जगह पे ग्रोन किया जाता है, जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाते हैं फिर उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जब पैडी का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो एक फील्ड होता है, वो फुल ऑफ वाटर होता है, उसके अंदर इसको जाके ट्रांसप्लांट किया जाता है। और इससे उनको हेल्प क्या मिलती है? दिस इनेबल्स द फार्म टू सिलेक्ट हेल्दी सेपलिंग्स प्लांट एंड टू ऐड देम एट करेक्ट प्लेस। अभी मैनुअल मेथड से जो राइस है उसको मैनुअल मेथड से, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है मैनुअल मेथड से किया जाता है। तो जब राइस ग्रो होता है, तो जब उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमें उसमें से कुछ खराब निकलते हैं, तो और जो खराब निकलते हैं वो दूसरे जो रिमेनिंग प्लांट है, जो हेल्दी प्लांट है, वो सबको खराब कर सकते हैं, तो हम उनको पहले ही अलग कर देते हैं। तो उससे क्या है, जो हेल्दी प्लांट है वो भी खराब नहीं होते हैं और इनको एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, एक करेक्ट डेप्थ मिल जाता है। ओके, अभी वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले दो मेन चीजें। मैन्योर जो होता है ये हमारा होता है नेचुरल प्रोडक्ट एंड इज फर्टिलाइजर इज अ केमिकल प्रोडक्ट। ओके, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स अगर पूछे तो ये हमारा होता है नेचुरल प्रोडक्ट और ये होता है हमारा केमिकल प्रोडक्ट। यहाँ पे भी वही बताया गया है। तो हाँ, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने से हमारे पास क्या हमको प्रॉफिट मिलता है और क्या लॉस मिलता है वही बताया गया है। ओके, सबसे पहले हम बढ़ते हैं और न्यू जो जो क्रॉप है वो सबको न्यूट्रिएंट्स देना हो, तो हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करे बगैर भी हम उनको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके कुछ यहाँ पे हमको बताए गए हैं। तो सबसे पहला है फील्ड फेलो। फील्ड फेलो क्या है? ये एक मेथड है, इसके अंदर जो जब अनकल्टिवेटेड लैंड होता है उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के लिए यानी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। उसमें डिकम्पोज मटेरियल डाले जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल डाले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल डालेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, सड़ी हुई चीज़ों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे। वहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु आएंगे, तो सबसे जो फील्ड है वो फर्टिलाइज होना चालू हो जाएगा, उसके जो सॉइल है वो फर्टाइल होना चालू हो जाएगा। तो इससे सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो जो नहीं लॉस्ट हुआ हो जाता है वो रिन्यू होना चालू हो जाता है। जब रिन्यू होता है तो जो लैंड होता है वो वापस एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए सुटेबल हो जाता है, तो इसी को फील्ड फैलो बोलते हैं। दूसरा होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी एक ऐसे एक लैंड है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसको चार पार्ट में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे कोई क्रॉप, सिंगल क्रॉप ग्रो किया गया है, और जैसे यहाँ पे राइस किया गया है और यहाँ पे भी राइस किया गया है। ओके, तो राइस अगर एक टाइम हम इसको राइस करेंगे तो जो सॉइल है, राइस है, वो ज्यादा पानी यूज करता है, ज्यादा मिनरल्स यूज करता है, तो ये जो लैंड है उसका न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स तो लॉस हो जाएगा। तो इसी को मेंटेन करने के लिए जो एक तरीका निकाला गया है वो क्या है? जैसे यहाँ पे एक लैंड है तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। यहाँ पे एक साइड राइस करेंगे तो एक साइड व्हीट, ग्रीन पीस
ग्रीन पीस क्या है, वो नेचुरल, ये रबी क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है तो ये खरीफ क्रॉप है। तो एक ये न्यूट्रिएंट्स यूज करेगा तो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो इसी के लिए क्या है, इससे टाइम बचेगा और न्यूट्रिएंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो इससे जो लैंड है, वो लैंड का तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट भी नहीं होगा, और एक टाइम पे दो क्रॉप हम ग्रो कर सकेंगे। तो इसी को क्रॉप रोटेशन बोला गया है। फिर आगे मैन्योर्स, मैन्योर्स क्या होता है? Manures are the natural substance, मैंने बोला था natural substance obtained by decomposing of vegetables and animal waste by action of microorganisms। Manures का जो definition होता है, define होता है, इसमें main चीज होता है decomposition of vegetables and animals by action of microorganisms। अगर आप एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लिखेंगे तो ये डिफाइन कंप्लीट नहीं होगा। तो मेन चीज इसमें एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे हम लोग को कुछ मेन्यूज के एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे आता है सबसे पहले फार्म यार्ड मैन्योर, फिर कंपोस्ट, फिर वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। फार्म और ये कंपोस्ट हम 6th और 7th स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हैं। जो काउ डंग होता है और जो वेस्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट का वेस्ट होता है, और जो प्लांट्स, जो घर में हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके या कचरे बच जाते हैं, तो वो सबको जो मिक्स करके कुछ समय के लिए खड्डा खोद के डाल दिया जाता है या फिर खेतों में छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोड्यूस होने के बाद उस जगह को फर्टाइल करने लगते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसी को हम फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट बोला जाता है। फिर वर्मी कंपोस्ट, इसमें भी वही अर्थवर्म आके जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज करता है और प्रोड्यूस करता है। एंड आपके पास एक नया टॉपिक आया है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है? तो क्रॉप सच एज लेगिनस, जिनका मतलब रूट्स में ज्यादा मिनरल्स, जो रूट्स में सबसे ज्यादा मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको बोलते हैं लेगिनस। और यहाँ पे जब लैंड पे कल्टीवेटेड होते हैं तो जो सॉइल, जो उनकी लेग्स में जो रूट्स में जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल के अंदर चली जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। फिर फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस, पहले बताया गया है आपको, commercially produced in factories, they add specific nutrients to soil to replace the lost materials। जब भी मतलब हम कोई भी क्रॉप को ग्रोन करते हैं तो उस सब में कीड़े ना लगे, अच्छे से वो ग्रो हो, और भी कोई बहुत सारी सिचुएशंस के लिए हम उस पे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का उपयोग करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बताया गया है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का। तो ये सिंपल टू रीड है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब कोई भी क्रॉप है सबको पानी प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी पानी प्रोवाइड करना जो बोला गया उसी को बोलते हैं इरिगेशन। अभी यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन बताया गया है। तो सोर्सेस ऑफ एक तो रेन वाटर हो सकता है, और दूसरा जो हमारे पास ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम, कैनल्स, जो गवर्नमेंट हमको बना के प्रोवाइड करती है, और दूसरा रेन वाटर। ये दो हमारे पास मेन सोर्सेस है इरिगेशन के। अगर पूछे सोर्सेस ऑफ रेन इरिगेशन तो आपको खाली दो लिखना है, एक तो रेन वाटर और जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं जैसे वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड डैम्स एंड कैनल्स एक्सेट्रा। ओके, अभी हम मेथड्स के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स है और मॉडर्न मेथड है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे है चेन पंप। तो एक चेन होती है, ये चेन को जब पंप किया जाता है तो यहाँ से ये पानी जो है नीचे से उठाता है, और यहाँ पे जो लैंड है उस सब में पानी सप्लाई होता है। दूसरा हमारे पास ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं और जो क्रॉप्स है वो सबको पानी देते हैं। थर्ड हमारे पास राहत लीवर सिस्टम, जो हम
कैटल होता है, कैटल इस राहत ये जो पुल है ये सबको इसको ये पुल करता है, तो यहाँ से पानी निकलता है और ये हमारे क्रॉप को प्रोवाइड होता है। एंड द लास्ट वन इज दह दह दहली। हाँ, इससे भी सिंपल है, जब भी हम ट्यूबवेल से पानी या डैम से पानी निकाल के प्रोवाइड करते हैं वही। फिर हमारे पास मॉडर्न मेथड्स जो आए हैं, एक तो स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम क्या है, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये पाइप लगा है, ठीक, और ये पाइप ये दूसरे पाइप से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सभी पाइप एक मेन पाइप से कनेक्टेड होता है। वो पाइप में पानी जब रिलीज किया जाता है मोटर से, तो पाइप इधर जाके मिलता है और यहाँ से एक रिंग जैसा होता है, रिंग जैसा, और यहाँ से जब ये रिंग घूमता है तो पानी स्पेसिफिक जगह पे बिना पानी वेस्ट किए हर जगह पे नहीं जाता, स्पेसिफिक जगह पे ही जाता है, तो उससे पानी भी सेव होता है और प्लांट्स को जितना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए उतना ही मिलता है। उससे प्लांट्स भी खराब नहीं होंगे और हमारे पास पानी का भी शॉर्टेज नहीं होगा। अभी जिन एरियाज में या जिन जगहों पे पानी की शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पे ये जो मॉडर्न फार्म है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, हम उनको यूज करेंगे तो दे आर वेरी एडवांटेजेस फॉर अस। एंड दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स के रूट के पास पाइप पाइप को लगाया जाता है और रूट से वन वन ड्रॉप करके पानी निकलता है, और जितना पानी प्लांट्स को चाहिए होता है उतना पहले दिया जाता है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। तो इससे हमारे पास जो पानी है, पानी वेस्ट भी नहीं होगा एंड प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। सबसे पहले, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसके आगे का प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करना पड़ेगा। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।